अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है मेजरमेंट्स। हमने इससे पहले इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा यूनिट्स और उसके बाद मेजरमेंट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हमने वहां पे देखा है। इस लेक्चर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कवर करना है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये क्या होते हैं, किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड करते हैं उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे हमें उनको काउंट करना है कि कितने हमारे पास इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट्स हों उनको हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाएं तो उनके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और इसके बरक्स अगर हम इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करवाएं तो फिर वहां पे जो हमें आंसर मिलेगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और उसके बाद एंड के ऊपर हमने लिमिटेशंस कुछ देखनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये किस तरह के एरर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और किन एरर्स के बारे में हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर हमने ये देखना होगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये होते क्या हैं, किस टाइप के फिगर्स या फिर किस टाइप के नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे पहले वो ये बताएंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये होते क्या हैं, उसके बाद इनका हम यहाँ पे यूज भी देखेंगे। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर, जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा यकीन हो, वो जो आपके पास डिजिट्स हैं वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। एक जो हमारे पास मेजरमेंट होती है उसके अंदर 2 टाइप के डिजिट्स होते हैं। ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि ये ठीक हो सकते हैं, और ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनके बारे में हमें यकीन नहीं होता कि ये ठीक है या नहीं। तो जिनके बारे में यकीन होता है वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन वो डिजिट्स जो कि कंफर्म हो और उनके बाद जो पहला डाउटफुल डिजिट है जिसके बारे में शक हो कि ये ठीक है या नहीं, अनसर्टेन डिजिट, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होता है, वो भी आगे आ जाएगा। इनफैक्ट दरअसल या दर हकीकत दे रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। ठीक है। उस मेजरमेंट के लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया होता है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये कि ये जाहिर करते हैं। अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल लेंथ की मेजरमेंट है या फिर मैस की मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अंदर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता चल जाएंगे कितने हैं तो उसके बाद जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ली गई है आप उस इंस्ट्रूमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। ये आगे आ जाएगा कि किस तरह से अंदाजा लगाना है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर या पैमाइश के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होते हैं उनको देख के हम उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये रीडिंग्स ली हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है। ठीक है, कितनी वो हमें दुरुस्त वैल्यू देता है। वाइल यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल आ रही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है वो इस पहली एग्जांपल की हेल्प से अब यहाँ पे बिल्ड होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। वाइल यूजिंग अ कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए, द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन कंटेन्स मैनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब देखें, जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे जितने डिजिट्स उस कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं उतने डिजिट्स आ जाते हैं अगर कैलकुलेशन में वो आने हो तो। द एडिशनल डिजिट्स मे मिसलीड अनदर पर्सन। अब जो एडिशनल डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अलावा वो किसी आदमी को मिसलीड कर सकते हैं। किस तरह से मिसलीड कर सकते हैं? इनटू बिलीविंग देम, कि वो उनके ऊपर यकीन कर ले कि ये भी ठीक है। और वो होते कौन से हैं? हु यूजेस दोज फिगर्स, और वो इंसान जो कि इन फिगर्स को यूज करता है। ठीक है, जो इंसान इन एडिशनल डिजिट्स को यूज करता है वो एडिशनल डिजिट्स इसको मिसलीड कर सकते हैं इस इंसान को कि वो इनके ऊपर बिलीव कर ले या यकीन कर ले कि ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो सारे सिग्निफिकेंट होते नहीं है। हेंस, तो इसलिए क्या होता है, दे आर टू बी राउंडेड ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसीलिए उनको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की दुरुस्त तादाद है उस तक राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, अभी किस तरह से राउंड ऑफ करना है ये हमने यहाँ पे सीखना है। ये भी इस टॉपिक का हिस्सा है कि हमने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है या फिर करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी और द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस। अब देखें, जब
आपने ये कहा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने राउंड ऑफ करना है, फिर जो कैलकुलेशन है उसको आपने करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, इसका आगे उन्होंने देखा तरीका बताया है। दिस कैन बी डन, कि आपने जो कैलकुलेशन को दुरुस्त सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद तक राउंड ऑफ करना है, उसको राउंड ऑफ करने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, दिस कैन बी डन, ये इस तरह से किया जाता है बाय कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी और द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट अगर आपको पता है या अनसर्टेनिटी पता है तो उसके बाद आप दुरुस्त तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं ये आगे आएगा अभी। और दूसरा क्या तरीका है, एंड आल्सो कोटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनी कैलकुलेशंस टू द करेक्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर अगर आपने किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट लिखना है, अब देखें दो तरह से यहाँ पे लिखने की बात आ रही है। एक तो ये है कि आप मेजरमेंट करें, मेजरमेंट का रिजल्ट लिखें, उस वक्त आप क्या करेंगे, जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उसको मद्देनजर रख के अगर आप मेजरमेंट लिखते हैं तो फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के दुरुस्त तादाद लिखेंगे। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप करें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा आपके पास मेजरमेंट्स हैं, उनके एंड के ऊपर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर अगर आप दुरुस्त तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं तो फिर भी आपको उनकी तादाद ठीक मिल सकती है। ठीक है जी, अब ये कैसे कैलकुलेशन के रिजल्ट में हमने लिखना है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा रूल है कि आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। ये आगे उनके पोर्शन में अभी इसी लेक्चर में आ जाएगा, वहां देखेंगे। उसके बाद हमारे पास इट इज बेटर टू कोड द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हमारा रिजल्ट है उसको लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी, कि कोई शक बाकी ना रहे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बारे में कोई शक बाकी ना रहे, इसलिए जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जब साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हैं तो उसके बाद 10 की पावर के साथ जो भी आपके पास नंबर आता है उसके अंदर सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे वेइंग द सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बैलेंसेज। अब हमारे पास दो तरह के बैलेंसेज हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है और उसके बाद हमारे पास है लीवर बैलेंस जो उससे थोड़ा कम प्रिसाइज है। अब इन दोनों की हेल्प से हमने किसी चीज़ का मैस मेजर किया है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो हमें जो मैस देता है वो ये है 3.145 प्लस माइनस 0.001 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लीवर बैलेंस, ये में जो मैस देता है ये 3.1 प्लस माइनस 0.1 ग्राम। आप यहाँ पे ये नोट करें कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अंदर है टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, 1, 4, 5। इसके अंदर है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसकी वजह है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसकी मेजरमेंट के साथ जो अनसर्टेनिटी लिखी हुई है ये इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो अनसर्टेनिटी बन जाता है उसकी मेजरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है 0.001 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, डेसिमल के बाद देखें इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे है 3 डिजिट्स। तो इसीलिए ये हमें जो मेजरमेंट देगा इस मेजरमेंट के डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, लीस्ट काउंट के अंदर डेसिमल के बाद जितने आपके पास डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट्स आपको मिलेंगे उसकी मेजरमेंट के डेसिमल पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास लीवर बैलेंस है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 ग्राम। ये कम से कम आपको 0.1 ग्राम की मेजरमेंट बता सकता है। तो इसीलिए इससे हमें जो उसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट मिली है उसका जो मैस मिला है वो है 3.1। आगे वाले ये जो डिजिट्स हैं 4 और 5 ये फिर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही थोड़ा है 0.1 ग्राम। और 0.1 जो है इसके अंदर देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इसके अंदर डेसिमल के बाद है आपके पास सिर्फ 1 डिजिट। तो इसलिए इसकी जो मेजरमेंट है इस बैलेंस की उसके अंदर भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होगा। ठीक है, इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो लिस्ट काउंट है हमारे दूसरे बैलेंस का वो है 0.1 ग्राम। अब देखें 0.1 जो है इसको आप लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है 0.20 आता है, इसके बाद आता है हमारे पास 0.30। अब ये जो आपके पास दूसरा लीवर बैलेंस है ये आपको इस तरह की जो रीडिंग्स हैं ये तो बता सकता है। ठीक है, 0.10 बता सकता है, उसके बाद 0.20 बता सकता है, 0.30 बता सकता है। ठीक है, लेकिन इनके जो दरमियान वाले डेसिमल पॉइंट्स हैं उनके बारे में ये आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ये वाला जो आपके पास देखें डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये है आपके पास 0.145। अब ये जो है 0.145 ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0.145 ये यहाँ पे कहीं आएगा। मतलब
0.10 और 0.20 के दरमियान आएगा। अब ये क्योंकि इसके दरमियान आ रहा है, लेकिन हमारा जो लिवर बैलेंस है उसकी ये कैपेसिटी में ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ हमें ये वाले डिजिट्स बता सकता है। इसीलिए जो आपका लिवर बैलेंस है वो आपको इस तरह के ज़्यादा डेसिमल पॉइंट वाले जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे लिखने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसके अंदर सिंपल सा रूल है, आपने सिंपली उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो देखना है। उसके लीस्ट काउंट के अंदर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं आपने अपनी मेजरमेंट के अंदर डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट्स थे, हमने इधर 3 लिखे, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट था तो हमने इसीलिए आगे वाले जो 2 थे ये छोड़ दिए, बल्कि छोड़े ही नहीं, हमें ये पता चले ही नहीं। ठीक है, क्लियर करना है। यहाँ पे जब हमने लिखा ना 3.1 ग्राम, तो 3.1 ग्राम जब हमने लिखा तो हमने इनको छोड़ा नहीं है। छोड़ते तो तब जो हमें पता चलते, क्योंकि बैलेंस ही हमारे पास लिवर बैलेंस है। ये जो आपके पास अगले 2 डिजिट्स हैं ये इसकी कैपेसिटी में ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको लिख ही नहीं सकते। तो आप 3.1 तक इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट एक ही था, लेकिन क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने कर दिया चेंज, तो इसीलिए इसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज़ के बारे में आगे लिखा हुआ, यूजुअली आमतौर पे द अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.001 ग्राम और प्लस माइनस 0.1 ग्राम इज ड्रॉप्ड। आमतौर पे जो अनसर्टेनिटी है ये हम छोड़ देते हैं। अनसर्टेनिटी अगर आप छोड़ भी दें तो फिर भी वो जो मेजरमेंट है उसको देख के भी आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, क्योंकि उसके अंदर जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं वो इस अनसर्टेनिटी को जाहिर कर ही देते हैं। अगर देखें यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी ना लिखी होती ऊपर, ये हम इसको खत्म भी कर देते, तो ये जो डिजिट्स इसके डेसिमल के बाद हैं इसको देख के हमें पता चल जाता कि इसका लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी कितनी है या कितना ये प्रिसाइज है इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इसको देखते अनसर्टेनिटी ना होती तो फिर भी हमें पता चल जाता कि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो आमतौर पे हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो फिर होता क्या है, एंड इट इज अंडरस्टूड, और ये समझा जाता है, दैट द नंबर कोटेड हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ एटलीस्ट 1 यूनिट इन द लास्ट डिजिट। और जो लास्ट डिजिट है इसके अंदर 1 डिजिट की अनसर्टेनिटी है, ये समझा जाता है। देखें लास्ट डिजिट के अंदर किस तरह से 1 डिजिट की अनसर्टेनिटी है, ये हम अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 0.001 ग्राम। अब देखें जो 1 ग्राम है, ये जो 1 है 0.001 ग्राम के एंड वाला 1, देखें ये किस प्लेस के ऊपर आता है, ये 5 की जगह के ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अनसर्टेन डिजिट है वो 5 है। और उसके बाद ये जो 0.1 ग्राम है, इसका जो 1 है ये किस जगह के ऊपर आ रहा है, ये इस 1 की जगह के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 1 है आपके पास ये है अनसर्टेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनमें जो लास्ट वाला डिजिट होता है ये होता है अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। और उसके बाद अच्छा देखें एमसीक्यूज के अंदर अगर इस तरह से हमारे पास कोई रीडिंग आ जाए, जैसे हमारे पास ये 2 रीडिंग्स पड़ी हुई हैं, एक ये रीडिंग है एक ये है, और पूछा जाए कि अनसर्टेन डिजिट कौन सा इनमें से, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 5 अनसर्टेन है और यहाँ पे 1 है हमारे पास अनसर्टेन। डेसिमल के बाद जो लास्ट के ऊपर डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है। ऑल डिजिट्स विच आर क्वोटेड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी डिजिट्स हम लिखते हैं, अच्छा देखें यहाँ पे देखें जो हमने डिजिट्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने लिखे हैं 2 और यहाँ पे हमने लिखे हैं 4, तो ये 2 इसके सिग्निफिकेंट हैं और इसके 4 डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ जितने डिजिट्स हम लिखते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश के अंदर, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी पैमाइश के अंदर जो आपको एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे, और जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं उनमें से जो पहला अनसर्टेन डिजिट है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सर्टेन डिजिट्स थे वो थे ये, ठीक है, और पहला डाउटफुल डिजिट था 5। ठीक है, क्योंकि हमने यही कहा कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, तो ये सारे मिलके बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। टोटल 4 हैं और यहाँ पे 3 एक्यूरेटली नोन है और 1 यहाँ पे है डाउटफुल या फिर अनसर्टेन, तो ये भी सिग्निफिकेंट में शामिल है। तो यहाँ पे हमारे पास है टोटल 2। प्रॉपर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंश्योर्स दैट वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट्स। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट के अंदर उसको भी आप दुरुस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यही देखा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो असल में अनसर्टेनिटी बताते हैं। कैसे बताते हैं, जो हमने पॉइंट यहाँ पे देखा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा था ना कि जो अनसर्टेनिटी है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। अनसर्टेनिटी ड्रॉप भी कर दें
तो इनके जो डेसिमल की पोजीशन है या डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करके भी आप अनसर्टेनिटी जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट द रिपोर्टेड मैस 3.145 ग्राम इज मोर एक्यूरेट। अब ये जो आपके पास मैस है ये ज़्यादा एक्यूरेट है किसकी निस्बत, देन रिपोर्टेड मैस ऑफ 3.1 ग्राम। ये जो आपके पास मैस है इसकी निस्बत ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 ग्राम की ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.001 ग्राम की, बहुत कम इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये कम एक्यूरेट है। रिफ्लेक्टिंग द यूज़ ऑफ ए बेटर और प्रॉपर और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो ये आपके पास है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ये कम एक्यूरेट है। किस चीज़ को ये डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिसने ये हमें मैथ्स बताया है ये ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बेटर है और ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा दुरुस्त है। एज वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम जैसे जैसे अपने पैमाइश करने वाले इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाते हैं, एंड टेक्निक्स, और उसके बाद जो टेक्निक्स हैं जैसे जैसे उनको हम अच्छा करते हैं, वी एक्सटेंड द रिजल्ट टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सटेंड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड कोरिस्पॉन्डिंगली इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो उसके बाद जो हमारी एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी होती है रिजल्ट्स की, या फिर हमारा जो तजर्बा होता है जिसके नतीजे में हम कुछ रीडिंग्स ले रहे होते हैं, वो रीडिंग्स ज़्यादा दुरुस्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हमने जैसे अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, तो उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बढ़ गए। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे ये कम प्रिसाइज था तो सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े थे। यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ये ज़्यादा प्रिसाइज है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और उसकी हमने यहाँ पे डिटेल भी देख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने अब ये देखना है कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से यूज़ करना है अपने काम के अंदर। यहाँ पे हमारे पास टोटल है 3 सेक्शंस। पहला हमारे पास सेक्शन है वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। जो पहला सेक्शन है वो काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपने किस तरह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करना है उसके रूल्स हमने यहाँ पे देखने हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। जब आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है तो उस वक्त हमारे पास जो एंड के ऊपर आंसर आएगा उसके अंदर कितने हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने या फिर कितने उसके अंदर डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा सेक्शन है वो है इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, कि जब हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त जो हमें आंसर मिलेगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या तादाद होगी वो हमने यहाँ पे देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसको हम इस लेक्चर के एंड के ऊपर इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास है काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, नंबर सारे सिग्निफिकेंट है जीरो के अलावा। हाउएवर जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, लेकिन जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इन केस ऑफ जीरोज के केस के अंदर अगर किसी मेजरमेंट के अंदर जीरोज आ जाए तो फिर क्या होगा, द फॉलोइंग रूल्स मे बी अडॉप्टेड। तो उसके बाद ये जो हमारे पास नीचे वाले रूल्स हैं ये हमने अडॉप्ट करने हैं। पहला रूल है हमारे पास जीरोस के मुतालिक, ए जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। अगर एक जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तो वो हो जाएगी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको जरा तरतीब से हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिजिट्स। डिजिट्स जितने भी होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स वो सारे के सारे होते हैं सिग्निफिकेंट, और उसके बाद वो जीरो जो कि इनके दरमियान कहीं आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो जीरोस जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट के ऊपर हों वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें ये 3 जीरोस हैं, ये डिजिट्स के लेफ्ट के ऊपर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद ये जीरो देखें ये भी लेफ्ट के ऊपर है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दी जीरोस इन दिस वन और दिस वन इज सिग्निफिकेंट। वही बात जो हमने पहले देख ली है कि जो जीरोस हैं क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट के ऊपर है। ये भी लेफ्ट के ऊपर है 3 जीरोस तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये 1 जीरो है ये उनके लेफ्ट के ऊपर है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, ये 2 5 और 9। यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हैं 4 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरोस के बारे में 2 रूल देख लिए। एक तो वो है कि जीरोस अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान हो
तो वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट के ऊपर है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीरोस टू द राइट ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब वो जीरोस जो कि किसी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट के ऊपर हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जो लेफ्ट के ऊपर जीरोस होती हैं उनके बारे में तो क्लियर कट यहाँ पे रूल आ गया कि वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होंगी, लेकिन जो राइट के ऊपर आ जाएंगी जीरोस उनके बारे में दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इन डेसिमल फ्रैक्शन, अगर डेसिमल फॉर्म के अंदर कोई नंबर मौजूद है, जीरोस टू द राइट ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर डेसिमल फॉर्म के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से, अगर आपके पास कोई डिजिट हो तो उसके अंदर जितनी भी जीरोस राइट के ऊपर होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ऑल द जीरोस इन दिस वन एंड दिस वन आर सिग्निफिकेंट, ये सारी जीरोस राइट के ऊपर आ रही हैं तो इसलिए सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। हाउएवर इन इंटीजर्स सच एज 8000 kilogram, the number of significant zeros is determined by the precision of the measuring instrument। तो इसके अंदर जो significant zeros हैं इनका फैसला करेंगे जो आपके पास measuring instrument है उसकी precision के ऊपर। उसका आप देखेंगे लीस्ट काउंट, जो measuring instrument है जिससे आपने measurement ली होगी उसका आप लीस्ट काउंट देखेंगे, उसका लीस्ट काउंट देख के आप इन जीरोस का फैसला करेंगे कितनी जीरो सिग्निफिकेंट हैं कितनी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको हम रिपीट कर देते हैं। जो जीरोस राइट के ऊपर होती हैं उनके लिए हमारे पास हैं दो पॉसिबिलिटीज, या तो वो सिग्निफिकेंट होंगी या फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। एक हमारे पास होते हैं डेसिमल वाले नंबर्स, एक होते हैं हमारे पास डेसिमल के बगैर वाले नंबर्स। जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वहां पे अगर जीरोस आ जाएं इस तरह से राइट के ऊपर तो वो सारी की सारी हो जाएंगी सिग्निफिकेंट। लेकिन ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल ना हो उसके लिए फिर आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखना है, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने वो रीडिंग ली होगी। अब इस चीज को हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। लेफ्ट वाली जीरोस का तो पहले क्लियर हो गया कि वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। राइट वाली जो जीरोस हैं उनके लिए दो पॉसिबिलिटी, सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जब हमारे पास आज इस तरह से डेसिमल, तो फिर जो राइट के ऊपर आएंगी डिजिट्स के राइट के ऊपर वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। जब हमारे पास इस तरह से कोई नंबर आए जिसके अंदर कोई डेसिमल ना हो तो फिर आपने देखना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है। However, in integers such as this one, the number of significant zeros is determined by the precision of the measuring instrument। तो यहाँ पे significant zeros आपको पता चलेंगी जो measuring instrument है उसकी precision से या उसका least count देख के। If the measuring scale has a least count of 1 kg, अगर आपके पास जो measuring scale है उसका अगर least count है 1 kg तो उसके बाद देखें क्या होगा। अच्छा देखें, अगर इसका लीस्ट काउंट 1 kg है तो इसका मतलब ये कि एंड के ऊपर जो जीरो है ये डाउटफुल है, ठीक है। ये जो जीरो है इसकी जगह 1 ऊपर भी जा सकता है, 1 kg इससे नीचे भी आ सकती है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 1। जब 1 लीस्ट काउंट हो तो फिर अनसर्टेनिटी भी इसकी 1 kg है। 1 kg इस कैलकुलेशन में, इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 1 kg। हमने पीछे पढ़ा था जितना किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसकी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि इस केस के अंदर जो मेजरिंग स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 1 kg। तो फिर इसकी ये जो मेजरमेंट है इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 1 kg की होगी। ये जो एंड वाली जीरो है इसके अंदर वो 1 kg इस तरह से इफेक्ट करेगा कि ये जीरो 1 भी हो सकती है और ये जीरो जो है इसमें से 1 नीचे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो कि ये जो जीरो है ये यहाँ पे हमारे पास है अनसर्टेन। जब जीरो अनसर्टेन हो गई, डाउटफुल होगी, तो ये फिर भी सिग्निफिकेंट होगी। क्यों होगी सिग्निफिकेंट? क्योंकि ये पहला डाउटफुल डिजिट है। जो पहला डाउटफुल डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होता है। Then there are 4 significant figures written in scientific notation as this one। अब देखिए, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट हो 1, जब लीस्ट काउंट 1 होगा तो उस वक्त ये सारी जो जीरोस हैं ये होंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसको जब आप लिखेंगे इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में तो डेसिमल पॉइंट आपका पहले यहाँ पे था, यहाँ पे 3 डिजिट्स आप इधर आपने उसको मूव किया डेसिमल पॉइंट को, तो 10 के ऊपर आपने पावर लगा दी 3। अब जीरोस जो है ये तो डेसिमल के बाद आ गई सारी की सारी। अब आपने फैसला ये करना है कि आपने कितनी जीरोस यहाँ पे रखनी है कितनी छोड़नी है। जो आपने यहाँ पे रखनी है वो होगी सिग्निफिकेंट, जो छोड़ देंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो लीस्ट काउंट है वो था 1 kg। 1 kg ने सिर्फ एंड वाली जीरो को किया डाउटफुल, और एंड वाली जो जीरो डाउटफुल है वो यहाँ पे आएगी क्योंकि जो पहला डाउटफुल डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होता है। हमने पीछे इसको पढ़ा है। इफ अगर ये जो लीस्ट काउंट इसको हम बढ़ा दें, ठीक है, ज्यादा लीस्ट काउंट कर दें, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg। अगर स्केल का लीस्ट काउंट हो जाए 10 kg तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि एंड वाले आपके पास ये जो 2 डिजिट्स हैं ये हो जाएंगे डाउटफुल, ठीक है। एंड वाले ये 2 डिजिट्स आपके पास डाउटफुल हो जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट है 10 kg, ठीक है। 10 kg का लीस्ट काउंट है तो 10 यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, 10 यहाँ से जो मेजरमेंट है वो नीचे भी आ सकती है। 10 अगर मेजरमेंट ऊपर जाएगी तो ये दोनों डिजिट्स इफेक्ट होंगे, नीचे आएगी तो फिर भी दोनों इफेक्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डिजिट्स हो गए अब डाउटफुल। 2 डिजिट्स अगर हो जाए डाउटफुल तो सिग्निफिकेंट में पहला डाउटफुल डिजिट आता है। तो पहला डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा, वो ये पहली 0 होगी, ये एंड वाली 0 आप अब छोड़ देंगे। तो उसके बाद जब आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे 10 kg लीस्ट काउंट वाले की, तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। 2 0 लिखेंगे, आखिरी आप छोड़ देंगे। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 written in scientific notation as 8.00 into 10 raised to the power 3 kg and so on, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो 0 है ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है, 0 जाहिर कर रही है इस चीज़ को कि यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज होना है वो इस तरह से होना है कि या तो यहाँ पे 1 इंक्रीज होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 7 8 9 तक, 9 तक यहाँ पे इंक्रीज होगा और 9 तक यहाँ पे हो सकता है डिक्रीज। लेकिन अगर आप 10 के ऊपर शिफ्ट करेंगे, अगर आप यहाँ से 10 और 20 और ये अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करने तो फिर आपको 2 zeros इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। हमारे पास ये जो मेजरिंग स्केल है इसका लीस्ट काउंट है 10 kg। कम से कम ये जो मेजरमेंट कर सकता है वो है 10 kg। ये 1 2 3 4 को तो मेजर कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये जो आपके पास एंड वाली 0 है इसने इफेक्ट नहीं होना, इफेक्ट होना है इन आखिर वाली 2 zeros ने, क्योंकि ये 0 जो एक 0 है ये इसकी रेंज में आती नहीं है, इसलिए 2 यहाँ पे इफेक्ट होंगी। अगर आप इस 10 की जगह लीस्ट काउंट कर दें 100 तो कम से कम 100 kg वो मेजर कर सकता है। और आपके पास ये जो पहली 2 zeros हैं किसको डिनोट कर रही हैं, पहली 2 zeros डिनोट कर रही हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो 90 तक अगर आपके पास फर्क आ जाए तो वो आएगा इन पहली 2 zeros के अंदर। लेकिन अगर आप इसका लीस्ट काउंट 100 kg कर दें, 100 kg, तो 90 तक जो आपका एरर है उसको तो ये काउंट कर ही नहीं सकता ये स्केल, क्योंकि इसका जो कम से कम मेजरमेंट है वो 100। तो जब 100 इसकी मेजरमेंट है कम से कम, तो फिर ये पहले 3 0 जो हैं ये डाउटफुल हो जाएंगे, ठीक है। तीनों की तीनों डाउटफुल होगी और इन तीनों में से जो आपकी ये पहली डाउटफुल 0 है या पहला डाउटफुल डिजिट है ये फिर आएगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जब लीस्ट काउंट आप कर देंगे 100 kg तो फिर जब साइंटिफिक नोटेशन आप लिखेंगे तो फिर एंड वाली ये 0 भी खत्म कर देंगे, फिर सिर्फ एक ही 0 आएगी, ठीक है जी। इस तरह से आपने लीस्ट काउंट को देख के साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जीरोस को लिखना है। तो यहां पे देखिए हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई डिजिट हो जिसके अंदर डेसिमल ना हो तो उसके बाद अगर लीस्ट काउंट इसका हो 1, देखें इस केजी की जगह ग्राम भी हो सकता था। अगर यहाँ पे आप लिख देते ग्राम, ठीक है, ग्राम आप लिखते और इधर इसका लीस्ट काउंट होता 1 ग्राम, 1 ग्राम होता तो फिर भी आप इसकी साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखते। 1 ग्राम होता लीस्ट काउंट तो आप इसी तरह से 8 के बाद 3 जीरो लिख देते। अगर इसका लीस्ट काउंट होता 10 ग्राम तो उसके बाद आप 1 जीरो खत्म कर देते। 100 ग्राम होता तो आप 2 जीरो खत्म कर देते। 1000 ग्राम होता तो फिर आप ये तीनों जीरोस खत्म कर देते। ठीक है, इस तरह से जितना उसका बढ़ता जाएगा आपने जीरोस को खत्म करते जाना है। अच्छा, उसके बाद आप सिंपल सा रूल ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 के साथ कोई जीरोस हैं, 1 के साथ कोई जीरोस नहीं है। जब 1 के साथ कोई जीरो नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे कोई भी जीरो खत्म नहीं की, आपने पूरी की पूरी 3 की 3 जीरोस लिखी हैं। अब यहाँ पे जो 10 है इसके साथ कितनी जीरोस हैं? 10 के साथ है 1 जीरो। 10 के साथ क्योंकि 1 जीरो आ गई तो आपने फिर यहाँ से 1 जीरो खत्म कर दी। उसके बाद जब आप कहेंगे 100, अगर आप 100 इसका लिस्ट काउंट कर दें तो 100 में कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो फिर आप ये 2 जीरो साइंटिफिक नोटेशन में खत्म कर देंगे, ये चली जाएंगी। अगर लिस्ट आउट आप कर दें 1000 तो 1000 के अंदर होते हैं 3 जीरोस, तो फिर आप ये तीनों जीरोस साइंटिफिक नोटेशन में खत्म करके लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा पार्ट ई, व्हेन ए मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड। जब आप एक मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, द फिगर्स अदर देन द पावर्स ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 10 की जो पावर होती है उसके अलावा जो फिगर्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज दिस वन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे देखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर कोई मेजरमेंट दी हो तो उसके अंदर हमने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानना है, उसका रूल उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। वो रूल ये है कि अगर आपके पास इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कोई मेजरमेंट हो तो ये वाला जो पार्ट है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसके अलावा ये जो आपके पास पार्ट है इसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि जब साइंटिफिक नोटेशन आपने लिखनी है तो उस वक्त आपने लीस्ट काउंट को भी देखना है। क्योंकि यहाँ पे हमने जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी हमने लीस्ट काउंट को देखा। जब जब लीस्ट काउंट तब्दील हुआ
तब इसकी साइंटिफिक नोटेशन भी साथ ही तब्दील हुई। जब लीस्ट काउंट इसका था 1 kg तो साइंटिफिक नोटेशन थी ये, और उसके बाद जब लीस्ट काउंट आ गया इसका 10 kg तो साइंटिफिक नोटेशन आ गई इसकी ये। तो साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि आप लीस्ट काउंट को देख के लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में जितने भी डिजिट्स होते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे होते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना था वो हमने सीख लिया कि हमने किस तरह से ये बताना है कि किसी भी कैलकुलेशन के अंदर या किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि कैलकुलेशन के रिजल्ट में हमें जो मेजरमेंट्स मिलेंगे, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कैलकुलेशंस मिलेंगी, डिफरेंट मेजरमेंट्स को डिवाइड या इनको मल्टीप्लाई करवा के उसके एंड पे जो हमें कैलकुलेशंस के रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमने यहाँ पे देखना है। और उसके बाद अगर हमें मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना हो तो उसके रिजल्ट में हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे वो इसके बाद हम देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन को, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स। यहाँ पे हम ये देखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए नंबर्स तो फिर एंड के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कितने लिखने हैं। Keep a number of significant figures in the product or quotient not more than that contained in the least accurate factor। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स आपके सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं टोटल 3, और ये तीनों फैक्टर्स हैं इस कैलकुलेशन, किसको फैक्टर कह रहे हैं। ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रहे हैं उन फैक्टर्स में जो सबसे कम एक्यूरेट फैक्टर है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। कीप ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोशेंट। आपके पास जो प्रोडक्ट है यानी कि जो हासिल ज़रब है, या फिर जो कोशेंट है, या फिर जो उनकी तकसीम के बाद उनकी डिवीजन के बाद जो आंसर मिलता है, उसके अंदर आपने कितनी तादाद रखनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो यहाँ पे बता रहे हैं। वो है नॉट मोर देन दैट, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, जो सबसे कम एक्यूरेट फैक्टर है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है उससे ज़्यादा तादाद आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं वो हैं 3। ठीक है, बल्कि उससे पहले हम ये देख लेते हैं, दैट इज़ इसका मतलब ये है द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपके पास अगर 2, 3, 4 या 10 जितने भी फैक्टर्स हैं वो अगर एक कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो या दोनों हो रहे हो ऑपरेशंस एक ही कैलकुलेशन के अंदर, तो उस वक्त उनमें ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने काउंट करने के कितने हैं कम से कम, फिर वो ही आपने आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर ये हो रहा है डिवाइड। एंड के ऊपर जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके पास आएगा ये आंसर। अब आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास तीनों फैक्टर्स थे, इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर थे? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमने ये पहले देख लिया है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो 10 की पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसके अंदर हैं 4, ये ज़्यादा हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, ये भी ज़्यादा हैं। तो वो फैक्टर जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है ये वाला फैक्टर, इसमें कम से कम है 3। तो आपका जो आंसर है कैलकुलेटर के ऊपर वो तो आपको मिलेगा ही आंसर, बड़ा आंसर मिलेगा, लेकिन आपने इसके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचाने हैं, क्योंकि सबसे कम किसी भी फैक्टर में जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे लिए उनमें से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी फैक्टर के अंदर वो है 3। तो आपने 3 बचाने हैं और 3 के अलावा आपने बाकी सारे यहाँ से ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, ये आएगा 1.45, ये आपके पास आंसर आएगा। यही चीज़ उन्होंने नीचे एक्सप्लेन की है। एज ए फैक्टर 3.64 इंटू 10⁻⁴, ये वाला फैक्टर है, इसकी बात कर रहे हैं। द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन के अंदर सबसे कम एक्यूरेट है। कम एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि इसके जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो सबसे थोड़े हैं। जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद ज़्यादा हों उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उतनी वो मेजरमेंट दुरुस्त होती है। ये सबसे कम दुरुस्त मेजरमेंट है। हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द आंसर शुड बी रिटन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो आपका ये जो आंसर है इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। द अदर फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट, बाकी जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। एंड शुड बी डिलीटेड, और इन सब को हमने करना है डिलीट यहाँ से। ठीक है, वाइल डिलीटिंग दी फिगर्स, अब जो फिगर्स आप डिलीट करेंगे, द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू बी रिटेन्ड इज राउंडेड ऑफ। अब जो आखिर वाला सिग्निफिकेंट फिगर आप रिटेन करेंगे, बचाएंगे, ये जो 5 है, इसको जब आप बचाएंगे ये राउंड ऑफ होगा। ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड, जिसके लिए ये नीचे वाले जो रूल्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं। अब हमने तो यहाँ पे बड़ी आसानी से इन सारे डिजिट्स को यहाँ से ख़त्म कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने इन रूल्स को फॉलो करना। ये जो नीचे रूल्स लिखे हुए हैं इन रूल्स को हम देखेंगे,
कि जब हमने इन बाकी डिजिट्स को डिलीट करना है तो हमारे पास जो लास्ट वाला रिटेन्ड डिजिट है, जो बाकी हमने बचाना है, रिटेन्ड डिजिट का मतलब ये बचने वाला डिजिट, जो एंड के ऊपर हमारे पास बचने वाला डिजिट है, इसके अंदर हमने क्या तब्दीली करनी है, इसका हमने ख्याल रखना है जब इनको हमने डिलीट करना है उस वक्त। तो नीचे रूल्स मौजूद हैं, इसको हम देखते हैं। पहला हमारे पास रूल है, रूल ए, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अब जो पहला डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 से छोटा हो, ठीक है, पहला ड्रॉप होने वाला डिजिट कौन सा है, फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड का मतलब ये है पहला डिजिट ये वाला जो ड्रॉप हो वो यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 हम यहाँ पे ड्रॉप करें। अगर वो कह रहे हैं पहला ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से छोटा हो, द लास्ट डिजिट रिटेन्ड, वो डिजिट एंड वाला जिसको हमने बाकी बचाना है। जरा फर्क आप नोट करें, ड्रॉप्ड डिजिट्स वो हैं जिनको आपने डिलीट करना है, रिटेन्ड डिजिट्स वो हैं जिनको आपने बाकी बचाना है। जिनको बाकी बचाना है उनमें से जो एंड वाला लास्ट रिटेन्ड डिजिट है उसने होना है राउंड ऑफ, और जो ड्रॉप आप कर रहे हैं डिजिट्स उनमें से जो पहला ड्रॉप्ड होने वाला डिजिट है वो हमने देखना है कि अगर वो 5 से छोटा हो देन द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। उसके बाद जो एंड वाला बचने वाला डिजिट है, रिटेन्ड डिजिट है, उसने चेंज नहीं होना। अगर यहाँ पे 7 की बजाय होता 4, ठीक है, 7 की बजाय 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, यानी कि अगर 5 से छोटा यहाँ पे डिजिट होता जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके बाद जो बचने वाला डिजिट था इसने वैसे ही रहना था, 5 का 5 ही रहता, ये फिर चेंज ना होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा रूल बी, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अब जो आप पहला डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं अगर 5 से बड़ा है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो वो जो लास्ट डिजिट है जिसको आपने रिटेन करना है उसके अंदर आपने 1 का इजाफा करना है, ठीक है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1, इसके अंदर आपने 1 का इजाफा करना है। अब यहाँ पे देखें जो आप डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो है 7 और ये 5 से बड़ा है, तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे 5 के अंदर 1 का इजाफा करना है। इन सबको डिलीट करेंगे और इसके साथ ही आप 5 के अंदर 1 का इजाफा करके 5 को बना देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी। अच्छा देखें यहाँ पे हमने 2 कंडीशंस देखी। एक हमारे पास केस ये था कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो हो 5 से बड़ा। अगर तो 5 से बड़ा, जैसे कि 7 5 से बड़ा है, तो आपने जो एंड वाला बचाना है उसके अंदर आपने 1 का इजाफा कर देना है, यहाँ पे 1 का इजाफा होगा। दूसरा केस ये है कि जो ड्रॉप होने वाला डिजिट है ये 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो तो उसके बाद आपने, अच्छा बल्कि पहला हमारे पास जो रूल था उसके अंदर था कि 5 से छोटा हो लेस देन 5, कि अगर ये 5 से छोटा हो ड्रॉप होने वाला पहला डिजिट तो फिर एंड वाले को आपने अनचेंज रखना है। दूसरा रूल ये था कि अगर ये हो 5 से बड़ा, जैसे यहाँ पे 5 से बड़ा है 7 है, तो उसके बाद जो एंड वाला आपने बचाना है उसके अंदर आपने 1 का इजाफा करना है, तो ये 5 यहाँ पे होगा 6। उसके बाद तीसरा यहाँ पे केस ये है कि ये 5 हो, ठीक है। पहला केस ये था कि ये 5 से कम हो सकता है पहला ड्रॉप होने वाला, दूसरा केस ये है कि 5 से ज्यादा हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि ये 5 भी तो हो सकता है, ठीक है, कोई कंडीशन तो नहीं है कि 5 से बड़ा या छोटा ही होना है, 5 भी तो हो सकता है। अगर ये हो जाए 5 ये डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है तो फिर आपने क्या करना है, फिर रूल यहाँ पे बताया हुआ है रूल सी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, वो डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है वो अगर 5 हो, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, तो उससे पहले वाला डिजिट जो कि आपने बाकी बचाना है उसको रिटेन करना है, इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो इसके अंदर आपने 1 का इजाफा करना है। कब करना है, इफ इट इज ऑड, अगर ये ऑड हो, ठीक है। जब वो डिजिट जिसको आपने ड्रॉप करना है अगर वो हो 5 तो फिर आपने देखना है बचने वाले डिजिट को, अगर तो बचने वाला डिजिट है ऑड तो उसमें आपने 1 का इजाफा करना है। एंड रिटेन्ड एज सच इफ इट इज इवन, अगर ये इवन हो तो आपने इसको फिर रिटेन्ड एज सच, इसको आपने वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर होता हमारे पास 7 की जगह 5, ठीक है, 5 को अगर आपने यहाँ से ड्रॉप करना होता तो उस वक्त ये जो 5 है ये बन जाता 6, क्योंकि 5 है ऑड। अगर 5 की जगह यहाँ पे पहले होता 6 और यहाँ पे होता 5, 7 की जगह 5 ड्रॉप होता, जो 6 है 5 की जगह अगर 6 होता वो 6 का 6 ही रहना था क्योंकि 6 होता इवन, ठीक है। तो हमारे पास 3 केसेस आ गए। पहला केस ये है कि अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो सिंपली आपने बाकी बचने वाले डिजिट को अनचेंज रखना है। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो फिर आपने सिंपली उसके अंदर 1 का इजाफा करना है। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 के बराबर हो तो फिर आपने 2 चीजें देखनी है, बाकी बचने वाला डिजिट अगर ऑड है तो आपने 1 का इजाफा करना है, बाकी बचने वाला डिजिट अगर इवन है तो आपने उसको फिर अनचेंज रहने देना है, ठीक है। ये चीज हमने अब यहाँ पे देखी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अब एग्जाम्पल भी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग नंबर्स आर राउंडेड ऑफ टू दी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ नंबर्स मौजूद होंगे
जिनको उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया होगा इन्हीं रूल्स को यूज करके। द डिजिट्स आर डिलीटेड वन बाय वन, इन डिजिट्स को हम वन बाय वन यहां से करेंगे डिलीट। यहां पे देखिए हमारे पास पहला नंबर है 43.75 इज राउंडेड ऑफ एज। अब देखिए यहां पे डिलीट होने वाला डिजिट कौन सा है, वो है हमारे पास 5। अब यहां पे देखें एक चीज और भी वो लिखते हैं, The following numbers are rounded off to 3 significant figures। अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर्स हैं सारे के सारे, इन सब को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है राउंड ऑफ। अब देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपने राउंड ऑफ करना हो, पेपर के अंदर सवाल आ जाए तो फिर आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो डेसिमल के बाद वाले हैं यहाँ पे हमने 3 बचाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि डेसिमल के बाद वाले 3 बचाने हैं, ये डेसिमल से पहले वाले हैं बाद वाले हैं सबको आपने काउंट करके शामिल करना है सिग्निफिकेंट के अंदर। 3 तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये कि ये पहले 3 होने चाहिए, वो जो भी हो, चाहे डेसिमल के बाद वाले हो या पहले वाले हो। लेकिन जो जीरोज हैं उनके रूल्स आपने याद रखने, अगर यहाँ पे इधर जीरोज होती हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट ना होती, ठीक है। उसके जीरो के अलावा ये होते हैं सिग्निफिकेंट। अच्छा देखें अब इनको हमने करने राउंड ऑफ, वो जो हमने पीछे तीनों रूल्स पढ़े हैं वो हमने अब यहाँ पे अप्लाई करने हैं। देखें ड्रॉप होने वाला जो डिजिट है वो है 5, तो हमने अब इसे पिछले को देखना है 7 को, ऑड है तो आपने इसमें 1 का इजाफा कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 3 हमने ड्रॉप करने हैं, 5 ड्रॉप हो रहा है तो 5 से पीछे वाला हमारे पास है 8 है इवन। तो जो इवन होता है हमारे पास, अगर ड्रॉप होने वाला 5 हो पीछे इवन हो तो आपने इवन को चेंज नहीं करना होता, इवन को आपने वैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे इन्होंने बुक वालों ने गलती की है, यहाँ पे आपने 8 लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 50, ये ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे देखें 5 क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 के बराबर है, तो अगेन आपने पिछले को देखना है जो आपने बाकी बचाना है। 6 है इवन है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला नंबर, इसमें 50 ड्रॉप होगा, 5 ड्रॉप हो रहा है, 5 के बराबर अगर डिजिट ड्रॉप होने वाला 5 के बराबर हो जाए तो उस वक्त आपने इसको देखना होता है जो बाकी बचता है। ये ऑड है तो आपने इसमें 1 का इजाफा करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया कि ड्रॉप होने वाला डिजिट, जो पहला डिजिट ड्रॉप हो रहा है वो अगर 5 से छोटा है तो उसे पिछले डिजिट को वैसे ही रखना है, 5 से बड़ा है तो उसमें 1 का इजाफा कर देना, बगैर कुछ सोचे समझे आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 5 के बराबर हो तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 5 के बराबर है ड्रॉप होने वाला डिजिट, तो उसके बाद जो डिजिट बाकी बच रहे हैं वो अगर है ऑड तो उसमें आप 1 ऐड कर दें, इवन है तो उसमें से आप 1, उसमें फिर आपने 1 ऐड नहीं करना, उसको आपने फिर वैसे एज इट इज ही लिखना है। ऑड के अंदर 1 ऐड करना है, इवन में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको आपने वैसे लिखना है, ठीक है। फॉलोइंग दिस रूल, इस रूल को यूज करते हुए द करेक्ट आंसर ऑफ द कंप्यूटेशन गिवन इन सेक्शन 2 इज 1.46 इंटू 10⁻³ जो हमारे पास दूसरा सेक्शन है ये वाला जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसका दुरुस्त आंसर हमारे पास ये है 1.46 इंटू 10⁻³ वो ये है, ठीक है जी। ये इस कैलकुलेशन की बात करें, इसको वो कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो है 1.46। 7 क्योंकि ड्रॉप होगा 5 से बड़ा है तो ये 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 1.46 ये सारे अब बाकी ड्रॉप हो जाएंगे, 10⁻³ जो है ये भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सेक्शन 3। यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो उस वक्त हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखने हैं। अब देखिए हमने सेकंड सेक्शन के अंदर ये रूल देखा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या फिर किसी कैलकुलेशन के अंदर ये दोनों चीजें हो तो उस वक्त हमने देखना है उस फैक्टर को जिसके अंदर सबसे थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो एंड के ऊपर हमारे पास जो कैलकुलेशन का आंसर होगा उसके अंदर आपने वही सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही लिखने हैं, उस तादाद में ही लिखने हैं जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मौजूद हैं जिस फैक्टर के अंदर, ठीक है। मतलब उस फैक्टर को देखना है जिसमें सबसे थोड़े मौजूद हैं, उतने ही आपने फिर अपने आंसर के लिखने हैं। नेक्स्ट हमने अब ये देखना है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इसके अंदर हमने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इनका जो रूल है वो हमने यहाँ पे देखना है किस तरह से हमें उनको डील करना है। इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स the number of decimal places retained in the answer should be equal to the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted। आप जितनी भी क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें से वो क्वांटिटी जिसके डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स मौजूद हैं आपने आंसर में भी उतने ही लिखने हैं, ठीक है। इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस केस के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी तादाद इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कितने हैं। इट इज द पोजीशन ऑफ डेसिमल दैट मैटर्स। अब यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इन दोनों के अंदर जो डेसिमल की पोजीशन है वो मैटर करती है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल सपोज वी विश टू ऐड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। अब नीचे हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि मीटर्स में हैं, इनको हमने करना है ऐड।
अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखें तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हुई पड़ी है। इस तरह से चेंज हुई पड़ी है कि इसका जो डेसिमल है उसके नीचे इसका डेसिमल है, फिर इसके नीचे इसका डेसिमल है। तीन आपके पास क्वांटिटीज हैं, तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है, लेकिन इनके जो डेसिमल है ये डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इस चीज को नोट करना है। तो जब डेसिमल के नीचे आप डेसिमल को लिखेंगे और आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ये आंसर। ठीक है, इन तीनों को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर, और आप इन तीनों को जब कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये आंसर। लेकिन आप ये देखें कि इस कैलकुलेशन के अंदर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर के अंदर है, वो है इस डिजिट के अंदर जो कि 1 है। तो आपने फिर क्या करना है, ये जो आपके पास इसका आंसर है इसको आपने करना है राउंड ऑफ। कितने पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। डेसिमल के बाद इसके अंदर कितने 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे थे 3, इसकी वजह से इसके आ गए 3। तो आपने 3 की बजाय 1 लिखना है। तो 2 और 3 को खत्म करेंगे, खत्म होने वाला जो 2 है ये 5 से छोटा, तो फिर आपने 5 में कुछ ऐड नहीं करना, 5 को आपने लिखना है वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें तो 3 यहाँ पे नंबर्स ऐड हो रहे हैं। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं इसके अंदर 2, तो आपका जो आंसर है उसमें भी आपको 2 ही डिजिट्स चाहिए। तो उसके लिए जो आंसर आपको कैलकुलेटर से मिला इसको आपने करना है राउंड ऑफ 2 डिजिट्स तक। तो 2 डिजिट्स तक अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 7 और 3 को करना पड़ेगा ख़त्म। 7 और 3 को अगर आप ख़त्म करें तो जो ड्रॉप होने वाला पहला डिजिट 7 है ये 5 से बड़ा, तो फिर आपको 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो आपने 2 में 1 ऐड कर दिया, 8.13 कर दिया। ये आपके पास करेक्ट आंसर्स हैं। यहाँ पे देखें, जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेटर आपको हमेशा इस फॉर्म के अंदर आंसर देगा। ठीक है, इस तरह से देगा और इस तरह से देगा। जब आपने इसको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो इनके रूल्स हैं, डेसिमल के रूल्स के, डेसिमल की जो पोजीशन है इसके जो रूल्स हैं, इसके तहत जब आपने लिखना है तो आपने ये देखना है कि जो सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं किसी भी फैक्टर के अंदर वो गिनने हैं, उतने ही आपने अपने आंसर में लिखने हैं। यहाँ पे 1 था तो आपने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 थे सबसे कम, तो फिर आपने यहाँ पे आंसर में 2 लिखे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इन केस 1, पहले केस के अंदर the number 72.1 has the smallest decimal places, thus the answer is rounded off to the same position which is then 75.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम वो कह रहे हैं जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो थी इसके अंदर, इसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थी, इसीलिए जो हमारा आंसर है इसको हमने इसके मुताबिक लिखा है। ठीक है, इन केस 2 जो आपके पास दूसरा केस है उसके अंदर क्या है, the number 4.10 has the smallest number of decimal places and hence, और यहाँ पे आपके पास जो दूसरा केस है उसके अंदर ये वाला जो आपके पास नंबर है इसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसीलिए the answer is rounded off to the same decimal positions which is then 8.13 मीटर, या फिर 8.13 2 आपने लिखे। यहाँ पे देखें सबसे कम कितनी डेसिमल प्लेसेस थी, इसमें थी 2, तो आपने एंड के ऊपर जो आंसर है इसमें भी आपने 2 ही लिख दी। तो यहाँ से हमने अब इन 2 सेक्शंस में से हमने ये सीखा, एंड वाले दोनों सेक्शंस में से, कि जब आपके पास कोई कैलकुलेशन हो जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो या फिर दोनों इकट्ठी हो, तो आपने देखने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा फैक्टर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं अपने आंसर के अंदर। और जब आप कर रहे हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो उस वक्त आपने ये देखना है कि डेसिमल प्लेस के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हर फैक्टर के अंदर या हर नंबर के अंदर जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जिसके अंदर सबसे कम डिजिट्स हो आपने वो काउंट करने हैं, उतनी ही तादाद डिजिट्स की जो कि कम से कम हो वो आपने अपने आंसर में लिखनी है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने ये देखना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो कौन सी बातें हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें नहीं बता सकते, किस तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर किस तरह के जो एरर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें ये नहीं दे सकते, वो कौन से एरर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स डील विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये अनसर्टेनिटीज के सिर्फ एक सोर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है किसी भी कैलकुलेशन में वो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकती है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये सिर्फ एक सोर्स के साथ डील करते हैं, और वो सोर्स है दैट इनहेरेंट इन रीडिंग द स्केल, और वो है स्केल को रीड करने का सोर्स। ठीक है, स्केल को रीड करने का क्या सोर्स है, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट जो है हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, जिसके आगे जाके या जिससे एक्यूरेट या जिससे ज्यादा एक्यूरेट हम रीडिंग वहां पे रीड नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी मेजरमेंट लिखी होती है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख के हम उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्केल को पढ़ना है या फिर स्केल के ऊपर जो हमारे पास रीडिंग्स मौजूद हैं
उनकी जो अनसर्टेनिटीज आती हैं उनके साथ तो ये डील कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनका तो हमें बता सकते हैं कि फलां इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग ली गई है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन उनका जो लीस्ट काउंट है उसको जाहिर कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बता देंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का ये लीस्ट काउंट है और इतना ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। लेकिन रियल एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटीज है मैनी कंट्रीब्यूशंस, लेकिन जो रियल एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटीज हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट करते हुए अनसर्टेनिटीज उसमें शामिल हो जाती हैं गलतियों की वजह से, है मैनी कंट्रीब्यूशंस, इसके फिर मजीद इसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल एरर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पर्सनल एरर क्या हो सकता है कि आपने कोई रीडिंग लेनी है, आप गलत डायरेक्शन से उसको देख लें तो आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाएगी। मतलब इंसान अपनी वजह से जो गलतियां करता है वो उसके पर्सनल एरर्स होते हैं। ये होते हैं जो पर्सनल एरर्स हैं, इनके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर हमें कुछ नहीं बता सकते। एंड समटाइम्स हिडन सिस्टमैटिक एरर्स, जो हमारे सिस्टम के अंदर एरर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर अगर कोई एरर आ गया है तो इस चीज़ के बारे में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें नहीं बता सकते। वन कैन नॉट डू बेटर देन व्हाट दी स्केल रीडिंग अलाउज, लेकिन जो आपके पास स्केल रीडिंग है जितनी वो अलाउ करती है हमें रीडिंग लेने के लिए, उससे ज़्यादा बेहतर कोई हम परफॉर्म नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बेहतर हम मेजरमेंट ले नहीं सकते। बट द टोटल अनसर्टेनिटी मे वेल बी मोर देन व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजरमेंट्स वुड सजेस्ट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो जितनी आपको अनसर्टेनिटी बता सकते हैं, जो एक्चुअल अनसर्टेनिटी है, टोटल अनसर्टेनिटी, वो उससे ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है या उसका जो लीस्ट काउंट है वो उसकी अनसर्टेनिटी बता सकते हैं, लेकिन असल में जो अनसर्टेनिटी है वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे भी आ सकती है। पर्सनल एरर्स की वजह से भी आ सकती है, सिस्टमेटिक एरर्स की वजह से भी आ सकती है। तो ये लिमिटेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं, बाकी अनसर्टेनिटीज भी कवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये क्या होते हैं, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का अनसर्टेनिटी के साथ रिलेशन देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमने किस तरह से किसी भी मेजरमेंट के अंदर अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है, उसके बाद हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करने के रूल्स भी देखे, उसके बाद हमने ये देखा कि हमने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंसेप्ट को यूज़ करना है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, और एंड के ऊपर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की लिमिटेशंस भी देखी हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि वो कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं जिनके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला टॉपिक कवर करेंगे।